This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑडियो लेक्चर के सिलसिले में आज फिर हम क्लास चाहरुम के उर्दू के मज़मून के नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। आज हमने सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है जब हर चीज़ सोने की बन गई को इंशाअल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो सबक है वो बहुत दिलचस्प कहानी पर मुश्तमिल है और उसका उन्वान जिस तरह पहले भी मैंने बता दिया कि जब हर चीज़ सोना बन गई, जब हर चीज़ सोना बन गई। इस कहानी का थोड़ा सा लब्बे लुबाब ये है कि एक बादशाह था जो चाहता था कि वो बहुत अमीर हो जाए। उसने एक दुआ की कि वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाए वो सोना बन जाए। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी ये दुआ कबूल हो गई और वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। लेकिन क्या आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जिसका हकीकी दास्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी फ़र्ज़ी कहानी जो किसी माशरे में मशहूर हो जाए और उस माशरे की रिवायत का हिस्सा बन जाए, उससे लोग कहानी कहते हैं। तो ये भी इसी तरह की एक लोक कहानी ही है जिसका हकीकी दास्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसमें ज़िंदगी की सच्चाई और दानिश ज़रूर पाई जाती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक जो है ना वो भी मौजूद है। तो आएँ ये कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि सिर्फ़ दौलत ही खुशी की ज़मानत नहीं होती। इस कहानी या सबक को पढ़ने से पहले हासिलात ताल्लुम भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं और इसके आगाज़ के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ या सरगर्मी जो है ना वो दी हुई है और उसके अंदर क्या क्या सवालात मौजूद हैं। जो हासिलात ताल्लुम हैं वो तकरीबन 8 के करीब जो है ना वो दिए हुए हैं। नंबर 1 है किसी भी कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। जब हम ये कहानी पूरी पढ़ लेंगे तो फिर आपसे अगर टाइम हुआ तो फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुनाएं। फिर एक बच्चा सुनाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो देखें किसका जो अंदाज़ बयां है वो क्या है, किस तरह उस कहानी को जो है ना वो बयान करते हैं। क्योंकि ये भी एक महारत होती है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही हमें इसकी महारत हासिल होगी। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे और किसी के सामने बयान नहीं करेंगे तो फिर ये जो हमारी एक्सपर्टीज़ होती हैं, ये जो स्किल्स होती हैं, ये जो सलाहियतें होती हैं, ये छुपी रहती हैं, ये ज़ाहिर नहीं होती। जिस तरह बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पंचायत में अगर 8-10 लोग बैठे हुए हों तो उसके दरमियान में कुछ बोलना पड़ जाए तो वो नहीं बोल सकते। हालांकि पढ़े लिखे होते हैं, एमएससी की होती है, एमफिल होते हैं, पीएचडी होती है, दुनियावी डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो नहीं बोल सकते। क्यों? इसलिए कि बचपन में या स्कूल लेवल के अंदर उसके अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़, कोई सरगर्मियाँ क्लास के अंदर करवाई नहीं गई थी ताकि वो एक दूसरे को फेस कर सके। ना ही कोई इस तरह के फंक्शंस करवाए गए थे, ना ही उससे इस तरह की कोई बातचीत करने का कोई मौका दिया गया था। तो इस एक्सपर्टीज़ को या इस तरह की जो महारतें होती हैं उसको उभारने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमारी बुक्स के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से या कोई और वजूहात की बिना पर उसको प्रॉपर जो है ना वो परफॉर्म नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं वो छुपी ही रहती हैं। और दूसरा जो एसएलओ दिया हुआ है वो है मालूमात आमा और फितरी मौज़ूआत पर मबनी तहरीरें पढ़ सकें। तीसरा है कहानी पढ़कर उन्वान, अनासिर और नताइज अखज़ कर सकें, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें,
किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त व तसलसल के साथ लिख सकें, इबारत के ख़ास नुकात तहरीर कर सकें, दोस्तों को ख़त, दावतनामे और कार्ड तहरीर कर सकें, और आखिरी है कि मुरक्कब जुमले बना सकें। तो इस सबक के अंदर बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इसके मतन के अंदर भी मौजूद होंगी, जबकि कुछ इसकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ मौजूद होंगी कि अगर हम वो करवाएंगे बाकायदा जो तरीक़ाकार वहाँ लिखा होगा, तो फिर ही हम बच्चों के अंदर जो सलाहियत निखारना चाहते हैं तभी वो निखर सकती है। अगर हम वो प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म नहीं करवाएंगे तो वो जो सलाहियतें हैं वो छुपी ही रहेंगी, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस या इतनी वो सलाहियत पैदा नहीं हो पाती। तो सबक का बाकायदा आगाज़ करने के लिए हम अपनी इस सरगर्मी से उसका आगाज़ करेंगे ताकि बच्चे हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकें, और उस सरगर्मी का नाम है सोचें और बताएं। उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के इस सबक से रिलेटेड किसी किस्म के कोई भी सवालात हम पूछ सकते हैं। जिस तरह सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ कुछ दिए हुए हैं। ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, जो कि बुक के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद है, अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो उसका क्या करेंगे। उसके बाद नंबर 3 है, अगर आप जिस चीज़ को छुएं और वो सोना बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो हर बच्चा मुख्तलिफ जवाब देगा। हर बच्चे की अपनी जो है ना वो सलाहियत होगी कि मेरे पास इतना सोना जमा हो जाएगा, मेरे पास इतना हो जाएगा। लेकिन जब हम ये सबक पढ़ेंगे तो फिर हमें इन सवालों के उम्मीद है कि जवाबात जो है ना वो मिल जाएंगे। तो पहले सबक का जो है ना मतन पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और अगर कोई नए अल्फाज हैं तो उसकी अदायगी का भी हमें पता चल जाए कि उसको किस तरह हमने अदा करना है। और पूरे सबक को एक दफ़ा जब गो थ्रू कर लेंगे तो हमारी जो अदायगी है वो भी साथ साथ दुरुस्त भी होती रहेगी और पता भी चलता रहेगा कि इस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है। तो इसका आगाज़ कुछ इस तरह से है कि यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। एक होता है सोना आंखें बंद करके सो जाना, ये वो सोना नहीं है, बल्कि सोना जो धात है जिससे ज़ेवरात वगैरह बनाए जाते हैं, उसका वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फ़िक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोना बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और ज़ेवरात से भरा बादशाह का ख़जाना महल के एक तह खाने में था। उसे जब फुर्सत मिलती तह खाने में चला जाता, सोने की ईंटों को देखकर खुश होता और सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता रहता। एक दिन बादशाह तह खाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया कि कमरा हर तरफ से बंद था तो रोशनी वहाँ कैसे आ गई। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नज़र आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी है। तो बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। तो बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई ख़जाने हों। तो अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। तो बादशाह ने कहा, दौलत से भी कभी किसी का दिल भरता है? ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। तो अजनबी ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। तो अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही
तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। तो उसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो कमरे में वो अकेला था, अजनबी शख्स जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की सुबह सवेरे ही आँख खुल गई। वो बहुत खुश था कि यूं ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया, जिस चीज़ को वो हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। उसने मेज़ पर से ऐनक उतारकर आंखों पर लगाई। उसे कुछ भी नज़र ना आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। तो बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी भी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसको हाथ लगते तो वो भी सोने के ही बन जाते। अब वो घबरा गया, सोचने लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूँगा? तो शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ़ थी। खाते खाते उसने सर उठाकर देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका बाप कुछ परेशान सा लग रहा है। वो उसके पास आकर बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? आप परेशान नज़र आ रहे हैं। तो बादशाह ने प्यार से उसकी पेशानी को चूमा। उसे बिल्कुल याद न रहा कि उसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। तो शहजादी भी सोने की बन चुकी थी, यहाँ तक कि उसके काले बाल भी सुनहरी हो गए थे और जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये तक देखकर बादशाह ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा ज़िंदा हो जाए। तो अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो, क्या हाल है बादशाह सलामत? अब तो खुश हो, बहुत सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। तो बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई है। मैं कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ पी भी नहीं सकता। ऐसे सोने को मैं क्या करूँगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। तो अजनबी ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट अच्छा है? तो बादशाह ने फ़ौरन जवाब दिया, पानी का एक घूंट सोने से बेहतर है। तो अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक निवाला? तो बादशाह ने कहा, रोटी का एक निवाला दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? तो बादशाह चीख कर बोला, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, मैं अपना तमाम ख़जाना इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो अजनबी ने कहा कि ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और उसका पानी उन तमाम चीज़ों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई हैं, और आइंदा सच्चे दिल से वादा करो कि कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। तो बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। फिर उसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का, हर चीज़ असली हालत पर आ गई। उसने शहजादी पर पानी छिड़का तो वो भी एक दफ़ा फिर गोश्त पोस्त की लड़की बन गई। उसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये तो खुश्क थे। तो बादशाह ने उसे गले से लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ़ उठाने लगे।
تو یہ سبق کا جو ہے نا وہ متن ہے۔ ایک بات جو میں نے شروع میں بھی بتائی ہے آپ کو، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی فرضی کہانی جو کسی معاشرے میں مشہور ہو جائے اور اس معاشرے کی روایت کا حصہ بن جائے، یہ لوک کہانی کہلاتی ہے۔ تو اگرچہ لوک کہانی حقیقی داستان نہیں ہوتی، لیکن اس میں زندگی کی حقیقت، سچائی اور دانش پائی جاتی ہے، اور اس طرح کی کہانیوں سے بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ تو یہ جو کہانی سلیبس کا حصہ بنائی گئی ہے، یہ بھی بہت بڑی سبق آموز کہانی ہے کہ بچے کبھی اس طرح کی لالچ نہ کریں، یا بچوں کے اندر کبھی اس طرح کی لالچ پیدا نہ ہو، کیونکہ لالچ بہت بڑی بری بلا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، بادشاہ نے جب اس طرح کی لالچ کا اظہار کیا اور اس لالچ کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا، لیکن بہت سارے ایسے معاملات پیدا ہو گئے کہ اس کا زندہ رہنا جو ہے نا وہ بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور پھر اس کی دعا قبول ہوئی، اور پھر وہ ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب اگر جو برین اسٹارمنگ کے سوال تھے، ان سوالوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، ہمیں یقیناً اس کا جواب مل جائے گا۔ پہلا سوال تھا کہ زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش دولت جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقیناً ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہوگا۔ تو ہمیشہ نیک بننے کی جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا کریں، کبھی بھی دولت کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے پاس ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے گی تو میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو ستاؤں گا۔ اس طرح جب ہم سبق کا متن پڑھ رہے تھے تو اس دوران بھی کچھ سرگرمیاں جو ہے نا وہ دی ہوئی تھیں، لیکن اگر باقاعدہ کلاس کے اندر پڑھائیں تو یقیناً ہم پورا سبق نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہم آدھا سبق پڑھائیں گے اور آدھا پھر اگلے دن پڑھائیں گے بچوں کے لیول کے لحاظ سے۔ لیکن کیونکہ یہاں صرف ہم نے طریقہ کار ہی وضع کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ دیا، لیکن اس دوران جب ہم پڑھائیں گے بچوں کو تو اس دوران ہم نے یہ جو سرگرمیاں دی ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے پرفارم کروانی ہے، اور سرگرمیوں کا نام ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ تو اس کے اندر بھی 2 سوال دیے ہوئے ہیں اس سبق کے متن میں سے۔ پہلا سوال ہے کہ صبح کی سنہری کرنیں دیکھ کر بادشاہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ صبح کی سنہری کرنیں دیکھ کر بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ پہلی دفعہ اجنبی بادشاہ سے کس جگہ ملا؟ تو پہلی دفعہ جو اجنبی تھا وہ بادشاہ سے محل کے تہ خانے میں ملا، جہاں بادشاہ کا خزانہ تھا، اور وہ مختلف چیزوں کو اٹھا کر دل بہلا رہا تھا یا خوش ہو رہا تھا۔ یہ سبق کے متن کے شروع میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ تلفظ سیکھیں۔ تو میں اس کو ادا کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے جس طرح میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ سنہری، سنہری، اس کے بعد دیا ہوا ہے محل، محل، اس کے بعد دیا ہوا ہے تہ خانہ، تہ خانہ، اس کے بعد ہے اجنبی، اجنبی، اس کے بعد ہے شہزادی، شہزادی، اس کے بعد ہے لالچ، لالچ، اس کے بعد ہے لطف، لطف، اور جو آخری دیا ہوا ہے وہ ہے گوشت پوست، گوشت پوست۔
آپ بھی ان کو ادا کرنے کی جو ہے نا وہ یقیناً پریکٹس کریں گے. لیکن یہ سارے الفاظ جو دیے ہوئے ہیں اوپر، یہ سارے اس سبق میں بھی مختلف جملوں میں یا مختلف چیزوں کی وضاحت میں استعمال ہوئے ہیں. جب آپ ان کو پڑھیں گے یقیناً اس کی ادائیگی بھی آپ لفظ سبق کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. تو ہر مشق یعنی ہر سبق کی جو مشق ہے وہ 8 مختلف حصوں میں تقسیم شدہ ہے. ایک نئے الفاظ، آپ نے کیا سمجھا، مل کر کریں بات، لفظوں کا کھیل، قواعد سیکھیں، پڑھیں، کچھ نیا لکھیں، آؤ مل کر کام کریں. تو اس طرح سے مختلف حصوں میں تقسیم شدہ ہے، اور ہر حصے کے اندر اس کے مختلف جو ہے نا وہ سوالات دیے ہوئے ہیں. کسی حصے کے اندر ایک سوال ہے، کسی حصے کے اندر جو ہے نا 2 ہیں، تو کسی حصے کے اندر جو ہے نا وہ 3 ہیں. لیکن اس عنوان کے لحاظ سے اس کے اندر سوالات جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کیے گئے ہیں. ہم نے ایک ایک حصے کے ہر ایک سوال کو نہ صرف ڈسکس کرنا ہے بلکہ اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنی ہے تاکہ ہمیں پڑھانے میں آسانی ہو. مشق کے اس پہلے حصے میں جس کا عنوان ہے نئے الفاظ، اس میں بہت سارے مختلف الفاظ دیے ہوئے ہیں جس کے معنی جو ہے نا وہ ہم نے سمجھانے ہیں. تو اس میں پہلا جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ہے خزانہ. خزانہ دولت کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کو ہم خزانہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے محل، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم محل کہتے ہیں. اسی طرح ہے تہ خانہ، یعنی زمین کی سطح سے نیچے جو بھی کمرہ وغیرہ یا ہال وغیرہ بنا ہوتا ہے اس کو ہم تہ خانہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سنہری، یعنی سونے کے رنگ سے جڑی ہوئی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم سنہری کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کرن، یعنی روشنی کی جو شعاع ہوتی ہے اس کو ہم کرن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لطف، یعنی مزہ یا خوبی، اس کو ہم لطف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے غالباً اس مشق کے اندر تو نہیں ہے، ویسے سبق کے اندر موجود ہیں تو میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سونا، یعنی یہ ایک قیمتی دھات ہے جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد ہے دیوانہ، یعنی بادشاہ جو ہے نا اس سونے کا دیوانہ تھا، یعنی پاگل تھا کہ میں یہ دولت جو ہے نا وہ اکٹھی کروں. اس کے بعد زیورات، یعنی جو ہار وغیرہ ہوتے ہیں، چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ہم زیورات کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جو ہے نا وہ خواہش، یعنی تمنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد خاص آدمی جو بادشاہ کے ساتھ اس محل کے اندر آ کے ملا تھا اس کو ہم اہم شخص کہہ سکتے ہیں یا اجنبی شخص کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سورج کا طلوع ہونا، یعنی سورج کا نکلنا. قیمتی یعنی مہنگا. نمودار ہونا یعنی ظاہر ہونا. تو یہ چند ایک الفاظ تھے جو کہ میری نظر میں شاید آپ کے لیے مشکل تھے، تو میں نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے تاکہ ہمیں اس سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے. بعد مشق کا دوسرا حصہ دیا ہوا ہے آپ نے کیا سمجھا. اس کے اندر 2 مختلف سوالات دیے ہوا ہے. ایک ہے ٹرو فالس سینٹینسز کا، جبکہ دوسرا جو حصہ ہے اس کا اس کے اندر جو شارٹ کوسچن ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں. تو پہلے جو ہے نا ہم ٹرو فالس سینٹینسز کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد سبق کے مطابق ہم نے بتانا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو اس کو ٹک لگوانا ہے بچوں سے، اور اگر غلط ہے تو اس کے اوپر کراس لگوانا ہے. تو پہلی جو یہ بیان دیا ہوا ہے وہ ہے کہ بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا. تو کیا سبق کے مطابق بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا یا کسی اور جگہ پر تھا؟ تو بچوں نے اگر ظاہر سبق سمجھا ہے تو وہی جواب دیں گے کہ نہیں، محل کے کونے میں نہیں تھا بلکہ وہ محل کے تہ خانے میں تھا. اس کے بعد اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بادشاہ نے اجنبی سے کہا کہ میری خواہش ہے اس طرح کے کئی خزانے ہوں. اس طرح کے کئی خزانے ہوں. تو جی
बादशाह ने अजनबी से इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस तरह के कई ख़जाने मेरे पास हों। जी बिल्कुल, ये ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा सवाल है या तीसरी स्टेटमेंट है कि सूरज की पहली किरण तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की बन गई। सूरज की पहली किरण तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की बन गई। क्या ये जुमला ठीक है? नहीं, सूरज की जो किरण थी वो तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की नहीं बन गई थी, बल्कि सूरज की पहली किरण जैसे ही तहखाने में आई तो फिर बादशाह जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि ये जुमला जो है ना वो गलत है। उसके बाद है बादशाह ने शहज़ादी का माथा चूमा तो वो भी सोने की बन गई थी। जी हाँ बिल्कुल, जब बादशाह ने शहज़ादी का माथा चूमा तो वो भी सोने की बन गई थी। उसके बाद है अजनबी ने कहा दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। जी नहीं, अजनबी ने नहीं कहा था, बल्कि ये बादशाह ने कहा था कि दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जुमला अजनबी की तरफ से नहीं कहा गया था, बल्कि बादशाह की तरफ से कहा गया था, तो ये भी गलत हुआ। उसके बाद इसी हिस्से का दूसरा सवाल है कि ये सवाल दिए हुए हैं, तकरीबन 6 सवाल हैं। इन सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है कि बादशाह को किस चीज़ की लालच थी? बादशाह को किस चीज़ की लालच थी? तो उसका यही जवाब बनेगा कि बादशाह को सोना जमा करने की बहुत ज़्यादा लालच थी, क्योंकि वो हर वक्त सोने की ही तलाश में रहता था। उसके बाद है कि बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इजहार किया? जो इसका जवाब ये बनेगा कि बादशाह ने अजनबी से ख्वाहिश की कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। इस तरह की बादशाह ने जो है ना वो ख्वाहिश का इजहार किया था। उसके बाद अगला सवाल है कि अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया था? बादशाह को क्या मशवरा दिया था अजनबी ने? तो अजनबी ने बादशाह को ये मशवरा दिया था कि आइंदा दौलत की लालच न करना, क्योंकि तुमने लालच की है, आपकी उस लालच को मद्देनज़र रखते हुए आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया है, हर चीज़ सोने की बना दी गई, लेकिन आप उसको इस्तेमाल में तो नहीं ला सकते ना, इसलिए अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सवाल दिया हुआ है कि ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ था? ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ था? तो इसका जो मुमकिन जवाब है वो यही बन सकता है कि बादशाह जिस चीज़ को भी छूता था वो सोने की बन जाती थी। तो बादशाह की चाय, रोटी, मक्खन, अंडे, मछली, हर चीज़ सोने की बन गई थी, क्योंकि जैसे ही टेबल पर उन्होंने खाना रखा, बादशाह गया, रोटी को हाथ लगाया, रोटी सोने की बन गई। जब सोने की बन गई तो वो खा नहीं सकता था। अंडे को हाथ लगाया, वो सोने का बन गया। इसी तरह मछली को हाथ लगाया, वो सोने का बन गया। चाय को हाथ लगाया, वो सोने की बन गई। तो खाता क्या वो? तो बादशाह ने, यहाँ तक कि बादशाह ने अपनी बेटी को प्यार किया तो वो भी सोने की बन गई। फिर बादशाह परेशान हुआ। इसके बाद जो अगला सवाल दिया हुआ है वो ये है कि अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने के लिए बादशाह को क्या तरीका बताया था? बादशाह को क्या तरीका बताया था? तो अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने के लिए बादशाह को कहा कि उस सामने वाले तालाब में जाकर नहाओ और उसका पानी लेकर उन तमाम चीज़ों पर छिड़को जिसको हाथ लगाने से वो सोना बन गई थी। तो उसने ऐसा ही किया। वो तालाब पर उसी वक्त जाकर उसने नहाया। नहाने के बाद उसका जो पानी था वो लेकर जिस चीज़ को उसने सोना बनाया था, छुआ था,
اس کے اوپر وہ پانی چھڑکا تو وہ واپس اپنی حالت میں آ گئی، یہاں تک کہ اس کی جو بیٹی تھی جو سونا بن چکی تھی اس کے اوپر جب پانی چھڑکا تو وہ بھی واپس اپنی حالت میں ہی آ گئی۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے کہ سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے، جس میں یہ ہے کہ انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے، لالچ سے بچنا چاہیے۔ اس سبق کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو سونا جمع کرنے کا بہت شوق تھا، تو اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی کہ میرے پاس بہت زیادہ سونا ہو۔ تو ایک دن وہ اپنے تہہ خانے میں موجود تھا تو وہاں ایک اجنبی شخص آیا، تو اس نے جب اس کے ساتھ بات ہوئی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ صبح آئیں گے اور سورج کی جب پہلی کرن اس محل میں داخل ہوگی تو آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، اور بادشاہ جب اپنے محل میں واپس آیا صبح کے ٹائم، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن محل کے اندر داخل ہوئی تو بادشاہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کے خیال کے مطابق کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان جب کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ سونے کی بن جائے؟ حقیقت تو نہیں ہے ایسی، اور دل بھی نہیں مانتا، اس لیے اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ دل نہ مانے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ فرضی کہانی کہلاتی ہے۔ اور وہ فرضی کہانی جو کسی معاشرے میں مشہور ہو جائے اور اس معاشرے کی روایت کا حصہ بن جائے تو اس کو لوک کہانی کہتے ہیں۔ تو شروع میں جب میں نے اس کا تعارف کروایا تو آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ یہ فرضی کہانی ہے، لوک کہانی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ منقطع کیا ہے وہیں سے ہی اپنی اس ایکٹیویٹی کا آغاز کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔